नमस्कार साथियों, ज्ञान पंजाब के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि पंजाब में लेक्चर कैडर की वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया गया है सरकार के द्वारा और जल्द ही लेक्चर कैडर के लिए परीक्षा भी होने वाली है। तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए सर्वप्रथम हमें पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए कि इस परीक्षा की तैयारी में हमें कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना है, पाठ्यक्रम के विषय कौन कौन से हैं और उन विषयों को कहां से पढ़ा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। इस समस्या का समाधान आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे लेक्चर कैडर के जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमें परीक्षा में कौन से विषय पूछे जाएंगे और कौन कौन से पाठ्यक्रम में आपके विषयों को सम्मिलित किया गया है। पहले हम बात करें तो लेक्चर कैडर का जो कठिनाई स्तर होगा वो स्नातकोत्तर होगा, अर्थात आपको जो है एमए लेवल का पेपर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब इसमें जो पाठ्यक्रम दिया गया है, सर्वप्रथम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें जिसमें कि आपको आदिकाल व मध्यकाल, ठीक है, हमें आदिकाल और मध्यकाल पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण। कोई भी जब भी हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो वहां पर सर्वप्रथम आदिकाल से आरंभ होता है। आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। प्रत्येक काल का समय सीमा आपको पूछी जाती है। प्रत्येक काल की समय सीमा में से फिर आपको ये पूछा जाता है कि कौन कौन से प्रसिद्ध कवि हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, कौन कौन सी रचनाएं उनके द्वारा लिखित हैं। ठीक है, जन्म, जो प्रत्येक जो कवि है या साहित्यकार है उसका जन्म और उसकी मृत्यु। ठीक है, ये प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण पूछा जाएगा। आदिकाल की पृष्ठभूमि, ठीक है, आदिकाल की पृष्ठभूमि में आदिकाल किस प्रकार, मतलब वहां पर विशेषताएं हम कह सकते हैं या आदिकाल की क्या विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद सिद्ध और नाथ साहित्य, रासो काव्य, जैन साहित्य, ये आएगा। आदिकाल का प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां, काव्य धाराएं और प्रतिनिधि रचनाकार। ठीक है, तो जैसे आदिकाल के प्रमुख रचनाकार, पृष्ठभूमि सिद्ध साहित्य जो सिद्धों द्वारा लिखा गया था, नाथ साहित्य जो नाथों द्वारा लिखा गया था, और जैन साहित्य जो कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जैन साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया था, जैन कवियों के द्वारा लिखा गया था, जैन साहित्य उसको कहा गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें पूछना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है भक्ति काल। भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भक्ति काल आंदोलन। भक्ति काल आंदोलन में पढ़ेंगे कि भक्ति काल का जो आदिकाल से एकदम से लोगों में भक्ति भावना का विकास कैसे हुआ। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, वो यहाँ पर पढ़े जाएंगे। फिर विभिन्न काव्य धाराएं हमारे पास। ठीक है, भक्ति काल को जैसे आपको पता है निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा में विभाजित किया गया है। निर्गुण काव्य धारा, संत काव्य, और उसके बाद जो हमारे पास सूफी काव्य आता है। फिर उसके बाद एक जो हम कहेंगे सगुण काव्य धारा आती है। सगुण काव्य धारा में राम भक्त और फिर एक कृष्ण भक्त काव्य धारा, ये दो धाराएं आती हैं। ठीक है, तो ये काव्य धारा, उन काव्य धाराओं के प्रमुख संत कवि, उनका योगदान, सूफी काव्य के प्रमुख कवि और उनका योगदान, राम व कृष्ण काव्य प्रतिनिधि कवि और रचनात्मक उनकी जो रचनाएं हैं, रचनात्मक वैभव, अर्थात इनके द्वारा जो लिखित रचनाएं हैं वो हमें पढ़नी है। फिर आता है रीतिकाल। रीतिकाल का नामकरण, परिस्थितियां, प्रवृत्ति, विभिन्न धाराएं, प्रतिनिधि कवि व रचनाएं, ये हमारे पास रीतिकाल में पढ़ना है। फिर आते हैं प्रमुख कवि रीतिकाल के, जो पढ़ने हैं, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, रहीम, मीराबाई, गुरु नानक देव जी, जायसी, विद्यापति, केशव बिहारी, घनंद, गुरु गोविंद सिंह जी, भूषण और रहीम, ये हमारे पास आते हैं जो प्रमुख संत कवि। ठीक है, इनके पूरा जीवन परिचय, इनके द्वारा लिखित रचनाएं, ये सारी की सारी हमें पढ़नी है। उसके बाद फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी पृष्ठभूमि आएगी, नामकरण, काल विभाजन, विशेषताएं, आधुनिक काल व नवजागरण। फिर आता है नवजागरण, यहां पर भी आएगा। ठीक है, नवजागरण, हिंदी साहित्य के इतिहास में अलग अलग नवजागरण हुए हैं। ठीक है, तो एक जो भक्ति काल का नवजागरण था, फिर उसके बाद आधुनिक काल नवजागरण, 1857 का खड़ी बोली आंदोलन नवजागरण, ये सारे के सारे। फिर भारतेंदु युग, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और विशेषताएं। फिर उसके बाद द्विवेदी गद्य युग, प्रमुख साहित्यकार, रचनाकार और उनकी विशेषताएं।
फिर हमारे पास आगे आता है छायावादी काव्य। इसमें आते हैं प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और उनकी विशेषताएं। उत्तर छायावादी काव्य की विशेषताएं: प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता के प्रमुख साहित्यकार, उनके द्वारा लिखित रचनाएं और उनकी विशेषताएं। ये हमारे पास आता है आधुनिक काल। ठीक है, फिर आधुनिक काल के बाद हमारे पास हिंदी गद्य का विकास आ जाएगा। हिंदी गद्य का विकास किस प्रकार से हुआ? हिंदी गद्य के विकास में हमारे पास आता है कहानी विधा का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, उसके बाद कहानीकार, प्रसिद्ध जो कहानीकार हैं उनके द्वारा लिखित कहानियां कौन कौन सी, जो कहानियां हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं या बहुत उनका योगदान है। ठीक है, वो कहानियां, उसके बाद वो कहानीकार जिन्होंने अपनी साहित्य की रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है, वो कहानीकार हमें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद उपन्यास विधा का विकास आता है। उपन्यास जो है, ठीक है, उसे उपन्यास किसे कहा जाता है। उसके बाद नाटक विधा का विकास, निबंध विधा, हिंदी आलोचना का विकास, नव्यंतर विधाओं का विकास और हिंदी पत्रकारिता का विकास किस प्रकार से हुआ। तो ये विषय हमारे पास आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्रमुख कवि। ठीक है, प्रमुख कवि कौन कौन से हमें पढ़ने हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन आज्ञे, मुक्ति बोध, नागा अर्जुन, दुष्यंत कुमार, ये सारे के सारे। फिर हमारे पास प्रमुख कहानीकार आते हैं। प्रमुख कहानीकार जैसे कि जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, कमलेश्वर, जैनेन्द्र कुमार, सुदर्शन। ठीक है, ये आते हैं। उसके बाद फिर आते हैं प्रमुख निबंधकार। निबंधकारों में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आते हैं प्रमुख निबंधकार। इनके जो प्रमुख निबंध निबंध कब कब लिखे गए, ये सारी की सारी चर्चाएं हमें यहाँ पर करनी होंगी। उसके बाद नाटक की बात करें तो प्रमुख नाटककार हमारे पास आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, उपेंद्र अश्क, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, हरि कृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। ठीक है, इनकी रचनाएं हमें पढ़नी है। फिर आते हैं प्रमुख आलोचक। प्रमुख आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, ये प्रसिद्ध जो हमारे पास आलोचक आते हैं। ठीक है, इनका जो इनके द्वारा लिखित आलोचना साहित्य ये हमें पढ़ना होगा। उसके बाद फिर आता है भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत। तो इसमें हमारे पास आते हैं काव्य के लक्षण कौन कौन से होते हैं, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य के प्रकार। ठीक है, ये भारतीय काव्य शास्त्र आता है। फिर आता है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत में रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, रस के अंग, साधारीकरण और सहृदय की अवधारणा। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं रस सिद्धांत। काव्य रस जिसको हम कहेंगे, काव्य रस के जो सिद्धांत आते हैं, जिसमें कि जैसे प्रमुख रस सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद रस निष्पत्ति, रस के अंग हो गए। उसके बाद फिर अलंकार आते हैं, ये भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, अलंकारों में हमारे पास आती हैं मूल स्थापनाएं, अलंकारों का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांतों में रीति की अवधारणा, काव्य गुण, रीति एवं शैली, रीति सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं, ये हमारे पास रीति आता है। काव्य के लक्षण, काव्य गुण, अलंकार, रीति सिद्धांत। फिर हमारे पास आता है वक्रोक्ति सिद्धांत। तो वक्रोक्ति सिद्धांत में वक्रोक्ति की अवधारणा एवं वर्गीकरण के भेद, वक्रोक्ति सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है। ध्वनि सिद्धांत आ गया, औचित्य सिद्धांत आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे सिद्धांत हमें पढ़ना है। फिर आते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसमें हमें जो प्लेटो, जिनका आदर्शवाद है, अरस्तु, अनुकरण का सिद्धांत और विवेचना का सिद्धांत। फिर हिरास का आता है औदात्य सिद्धांत, लोजाइंस का आता है उदात्त सिद्धांत, टी.एस. इलियट का परंपरा एवं व्यक्तिक प्रतिभा का सिद्धांत। फिर उसके बाद आता है आई.ए. रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत। ठीक है, ये हमारे पास सिद्धांत आते हैं। फिर उसके बाद मार्क्सवाद, मार्क्सवाद का मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उसके बाद शैली विज्ञान, संरचना और उत्तर आधुनिकतावाद,
नारी विमर्श एवं दलित विमर्श, ये प्रमुख विमर्श हैं, ये हमें पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद भाषा एवं भाषा विज्ञान में हमारे पास आता है भाषा की परिभाषा, भाषा के विविध रूप, बोली, उपबोली, मातृ भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा, संपर्क भाषा, इनमें क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो वो आएगा। फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय भाषा, फिर आता है ध्वनि विज्ञान, ध्वनि की उत्पत्ति प्रक्रिया, ध्वनि यंत्र, ध्वनि के प्रकार, स्वर तथा व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। फिर भाषा परिवार आ जाएगा, भाषा परिवार से अभिप्राय, आर्य भाषा की भाषाएं, वैदिक संस्कृति की ध्वनियां एवं रूप संरचना, लौकिक संस्कृत की ध्वनियां। ठीक है, ये हमारे पास ध्वनियां आ जाती हैं। फिर अर्थ विज्ञान आ जाता है, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ परिवर्तन के कारण, अर्थ परिवर्तन के दिशाएं, हिंदी में शब्द के प्रकार। फिर उसके बाद आता है हिंदी भाषा का अध्ययन, हिंदी का स्वरूप परिचय, हिंदी की उपभाषाएं, उपभाषाओं की बोलियां तथा मानक परिचय, और पश्चिमी हिंदी तथा हिंदी। फिर अवधि भाषा साहित्य आ जाता है, भाषा के रूप एवं विकास, अवधि भाषा की अवधि भाषा के ध्वन्यात्मक रूपात्मक संरचना, ब्रज भाषा का साहित्य, भाषा के रूप विकास, ब्रज की ध्वन्यात्मक तथा रूपात्मक संरचना। फिर मानक हिंदी, मानक हिंदी में खड़ी, मानक हिंदी खड़ी बोली में अंतर, मानक हिंदी की ध्वनियां, मानक हिंदी में शब्द भंडार और उसके विविध रूप, मानक हिंदी का रूप, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय। ठीक है, उसके बाद मानक हिंदी के वाक्य संरचना, जिसमें वाक्य के परिभाषा, वाक्य के प्रकार, हिंदी में राज्य भाषा के स्वरूप, मतलब रूप आ जाता है। फिर देवनागरी लिपि आ जाएगा, जिसमें कि देवनागरी का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसकी वैज्ञानिकता और महत्व, देवनागरी लिपि के दोष, दोषों का सुधार, ये सब कुछ। फिर देवनागरी लिपि का मानक तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ठीक है, तो ये वाले विषय हमें सारे के सारे विषय पढ़ने हैं, और आशा करता हूं कि आपको हिंदी का जो लेक्चर कैडर के लिए जो पाठ्यक्रम दिया गया है, इस पाठ्यक्रम के बारे में कौन कौन से विषय हमने पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इन विषयों को हमने पढ़ना है, और इसके लिए हमारा कोर्स 18 तारीख से आरंभ होने जा रहा है। अगर आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर फोन नंबर दिया गया है, इस फोन नंबर पर संपर्क कीजिए और अपने लेक्चर कैडर की तैयारी ज्ञानम पंजाब के साथ जुड़कर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, इस फोन नंबर पर संपर्क करके आप प्रश्न के अपने प्रश्न से संबंधित उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका आपको जो भी उत्तर है, जो भी आपकी समस्या है, उसका समाधान आपको वहां पर बताया जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी ज्ञान के साथ जुड़कर करते रहें। धन्यवाद।